हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल ज़िंदगी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ बेटी की कहानी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी हिंदी रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर आए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही एक अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। परंतु इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वालों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी तथा लगभग 14-15 साल की एक बच्ची थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर शराब पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बह गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा बच्ची को नोच डाले। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोली से भून डाले और तीनों की लाश को डाक बंगले के पीछे दफना दिए। यह बात किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अंग्रेज ने फिर कुछ दिन के बाद वहाँ कैलाश नाम का एक नया सेवक रख दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया है। एक बार की बात है कि नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई, क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे में चिराग और दरवाजे पर आकर हाथ लगाया। कौन है? इतनी रात गए कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? कैलाश की इतनी बातें सुनते ही वह किशोरी और तेज फबक कर रोने लगी। कुछ समय तक तेज तेज रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताई कि वह इस बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसके तथा उसकी माँ के आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी माँ तथा उसको भी गोली से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरह सहम गया, पर निडरता दिखाते हुए पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? कैलाश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक से गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाए इससे पहले ही वह उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। कैलाश यह नज़ारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठते हुए बोली कि काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा और उसने अपने सर पर आए हुए पसीने को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थियों को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कूद जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलवा कर ही रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली, काका आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूँगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी तथा उस किशोरी को दिए गए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की मुक्ति हो गई, पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने न लड़की के अस्थियों को जलाया और न ही उसके क्रियाक्रम के लिए कोई अनुष्ठान करवाया, क्योंकि किशोरी ने कहा था
कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो जाएगा तो वह इस भूतनी योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर इन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं होता, क्योंकि कैलाश वहीं आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवकों को भूत ही कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह किशोरी भी अपनी भूतेही कारनामे से आने वाले नए सेवकों को 9-2-11 कर देती, पर उस बंगले पर शिकारियों का आना जाना कम नहीं हुआ। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वह वापस कभी नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता था। कभी कभी तो ऐसा होता कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटकों झटकों में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपनी असली रूप में आ जाती और डराकर उस अंग्रेजों को मार डालती और उसका खून पी जाती थी। यह क्रम चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य बनकर रह गई। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिश के बावजूद ना हत्यारा पकड़ा जा रहा था और ना ही मारने वाला। धीरे धीरे खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज शिकारियों आदि से फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात तो होती है, पर वह दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। 2-3 और वर्ष बीते और अब वह डाक बंगला खंडहर हो गया, क्योंकि अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती, पर वह किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी और उसी डाक बंगले में रहकर अपने हथियारों का इंतजार करती। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा एक युवा भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनियों को साथ लेकर शहर में घूम घूम कर हथियारों की तलाश में लग गई। 2-3 दिन की मेहनत के बाद वह अपने हथियारों को पहचान ली। एक दिन वह शाम के समय खूब खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज शिकारी के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाया और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फंसा लिया। रूप लुभावना हो तो अच्छों को फंसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन कही कि क्यों नहीं हम लोग शिकार पर चलें। अंग्रेज ने कहा, अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी एक और सहेली है, वह भी बहुत खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करती है। फिर दूसरे दिन उस युवती भूतनी ने अपने साथ आए हुए दूसरे युवा भूतनी से उस अंग्रेज शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह उस भूतनी के माया जाल रूप जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती की। शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने लगा है, क्यों ना हम लोग शहर वापस लौट चले। अंग्रेज की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा, नहीं नहीं, आज रात हम लोग यहीं ठहरकर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा कि हमने पहले से डाक बंगला तो बुक ही नहीं किया है, ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, वह युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने
एक मड़ई तैयार कर लिया। उसमें ऐशो आराम की सारी चीज़ें भी ला दी थी। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ये अंग्रेज उस मड़ई में पहुँचे। इन अंग्रेज शिकारियों को उस झोपड़ी की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस झोपड़ी में महलों से बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू हुई तथा साथ ही अंग्रेज अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम होना शुरू हो गया, क्योंकि पहले तो उन दोनों युवा भूतनी, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना ली। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने ग्लास में खून भरकर उन अंग्रेजों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत ही नहीं थी कि वह ना करे, क्योंकि सब के सब पूरी तरह से डरे हुए थे और काँप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर पास के एक मोड़े पेड़ पर मोटी शाखा को उछलकर इतना जोर से खींचा कि चर की आवाज़ के साथ वह मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वह विकराल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने भी लंबी लंबी विकराल जीभ निकालते हुए खून पीने में उसका साथ देने लगीं और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने लगीं। उस युवा भूतनी ने तो भयानक आवाज़ निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास पहुंची और अपने नाखूनों से उसकी दोनों आंखें निकालकर खा गई। इसके बाद उन तीनों भूतनी और भूत ने एक एक करके अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेजों की खोज में गए अंग्रेज अधिकारियों को उनकी ऐसी भयानक लाशें मिली, जो देखने में बहुत ही भयावान लग रही थीं। उनको ऐसे नोचा गया था कि लग रहा था कि यह किसी मनुष्य या जानवर का काम नहीं है। कैलाश को तो सब कुछ पता ही था, पर वह किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से कैलाश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया तथा उसकी मुक्ति के लिए एक पूजा करवा दी। यह एक काल्पनिक कहानी है, पर हकीकत भी हो सकती है उन लोगों के लिए जो अपनी शक्ति संबंधों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए गलत कार्यों को अंजाम देते हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनका बाल बाका भी नहीं कर सकता। हमेशा वैसे ही कार्य करें जैसा आप दूसरों से अपने तथा अपनों के प्रति चाहते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।